दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कोरवातक और धातु सम्राट अयस। सौरभ और सागर के साथ जो कुछ हुआ बिल्कुल सही हुआ। दोनों की गलतियों के लिए उन्हें यही सजा मिलनी चाहिए थी। प्रशांत की बात सुनने के बाद और काफी देर सोचने के बाद राजा ने अपना फैसला सुनाया। धन्यवाद महाराज, अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। प्रशांत ने आभार प्रकट करते हुए कहा। आकर्ष ने इस दौरान ज्यादा कुछ नहीं कहा था। अब जब उसे इस मामले से अलग कर दिया गया था तो फिर से इस बारे में कोई नई बात छेड़कर वह अपने आप को इस मामले में क्यों फंसाता। अनुमति मिलने के बाद प्रशांत, आकर्ष, अर्जुन और वरिष्ठ जमशेद चारों वहां से रवाना हो गए। सभाकक्ष में एक बार फिर से सन्नाटा छा चुका था। राजा की नजर अब अपनी रानी की तरफ गई जो अपने मृत भाई के शरीर के पास रो रही थी। रोने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें पता है रोने से कोई वापस नहीं आता, राजा ने रानी से कहा। राजा कोई भावनात्मक इंसान नहीं था। ऊपर से सागर के साथ जो कुछ हुआ था वह उसी की वजह से हुआ था। किसी और का उसमें कोई दोष नहीं था। तो राजा सहानुभूति दिखाता क्यों? महाराज, मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूं। अपने भाई का अंतिम संस्कार करना है। रानी को राजा के शब्द कड़वे जरूर लगे थे, लेकिन उसने भी गुस्सा दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने चेहरे पर दया का भाव लाते हुए अनुमति मांगी। ठीक है, अगर कोई मदद चाहिए तो बता देना, राजा ने रानी को अनुमति देते हुए कहा। अब की बार रानी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कुछ सैनिकों को बुलाकर उसने अपने मृत भाई के शरीर को उठाया और महल से बाहर चली गई। बाली। जैसे ही सभाकक्ष पूरी तरह से खाली हुआ, राजा ने एक गंभीर स्वर में किसी का नाम लिया। कुछ देर तक तो कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक से एक परछाई सभा कक्ष के भीतर प्रकट हुई। यह एक जवान अवस्था का आदमी था जिसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। सामने आने के बाद ना तो उसने प्रणाम किया था, ना ही कोई प्रतिक्रिया दी थी। अपनी जगह पर ऐसे खड़ा था जैसे कोई कठपुतली हो। रानी जब अपने भाई का अंतिम संस्कार करें तो उसके बाद उसे खत्म कर देना, राजा ने बिना किसी भाव के आदेश दिया। इस आदेश को सुनकर वो जवान अवस्था का आदमी जिसके चेहरे पर अभी तक कोई भी भाव नहीं था, उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव उभर आया। पूरा साम्राज्य जानता था कि राजा अपनी रानी से कितना प्रेम करते थे। बाली, जो कि राजा के करीबी लोगों में से एक था, उसे भी इस बारे में पता था। ऐसे में राजा से इस प्रकार के आदेश को सुनने की उसने उम्मीद नहीं की थी। जानता हूं तुम इस समय क्या सोच रहे हो, पर तुम्हें रानी के स्वभाव के बारे में पता नहीं है। भले ही मेरे सामने उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानता हूं कि अपने भाई का अंतिम संस्कार करने के बाद वह उस लड़के आकर्ष को निशाना बनाने की कोशिश करेगी। सौरभ की मौत को तो उसने जैसे तैसे सहन कर लिया था, लेकिन अपने भाई सागर की मौत को सहन नहीं करेगी। आकर्ष मेरे लिए वह सोने का सिक्का है जो पूरे बाजार को खरीदने की क्षमता रखता है। एक बार अगर वो 3 बड़े गुरुकुल और 2 परिवारों में से किसी भी एक के साथ जुड़ गया तो हमारे साम्राज्य की ताकत एक रात में बढ़ जाएगी। लेकिन रानी मूर्ख है। भावनाओं में बहकर वो आगे का कभी नहीं सोचती। उसके गलत इरादों से मैं अपने पूरे साम्राज्य को खत्म होता नहीं देख सकता, इसलिए उसे खत्म कर दो, राजा ने अपने सामने खड़े व्यक्ति बाली से कहा। बाली की तरफ से अभी भी कोई जवाब नहीं आया, वह बस अपने स्थान से चुपचाप गायब हो गया। राजा ने भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि उन्हें बाली का स्वभाव पता था। बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने के बाद ही बाली बोलता था। इधर आकर्ष और प्रशांत को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि राजा क्या योजना बना रहा है। प्रशांत आकर्ष को छोड़ने के लिए राजा के महल के उस भाग में आ चुका था जहां पर आकर्ष को घर दिया गया था।
तो तुम वापस अपने घर जाने वाले हो? आकर्ष ने विदा लेने से पहले प्रशांत से पूछा। हाँ, अभी काफी समय है। इतने लंबे समय से अपने घर में कैद रहा हूं कि अब तो मुझे घर की आदत हो चुकी है, प्रशांत ने जवाब दिया। ठीक है फिर, उस अवाची क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दिन मिलेंगे, आकर्ष ने प्रशांत से कहा। महोदय आकर्ष, बुरा ना लगे तो क्या मैं एक बार उस पत्थर को देख सकता हूं? जैसे ही प्रशांत और आकर्ष विदा लेने वाले थे, वरिष्ठ जमशेद ने आकर्ष से पूछा। जरूर, आकर्ष ने बिना किसी संकोच के अपनी जादुई अंगूठी में से वह पत्थर निकाला और वरिष्ठ जमशेद को दे दिया। उसे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था कि वरिष्ठ जमशेद उस पत्थर को पहचान सकते हैं। उसे अच्छे से याद था कि जब वरिष्ठ विक्रांत ने उसे टोकन दिया था तो उन्हें भी पता नहीं था कि वह क्या है। जब उन्हें जानकारी नहीं थी तो ऐसा कैसे हो सकता था कि वरिष्ठ जमशेद जैसे भूपाल मंडल के योद्धा को उसके बारे में जानकारी हो। आकर्ष से उस पत्थर को लेने के बाद वरिष्ठ जमशेद ने उस पर अपनी ताकत लगाकर उसके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश की, पर उनकी हर कोशिश असफल रही। लगता है कोई अस्त्र शिल्पकार ही इसके बारे में जानकारी दे सकता है। वरिष्ठ जमशेद ने वो पत्थर वापस आकर्ष को लौटाते हुए कहा। उसके बाद वह और प्रशांत वहां से रवाना हो गए। आकर्ष और अर्जुन वहीं घर के बाहर खड़े होकर दोनों को जाते हुए देख रहे थे। क्या लगता है अर्जुन, प्रशांत भरोसे के लायक है? आकर्ष ने अर्जुन से पूछा। जितना मैं प्रशांत को समझ पाया हूं, उस पर भरोसा किया जा सकता है। आज उससे मिलने के बाद से लेकर अभी तक उसके पास ऐसे कई अवसर थे जहां पर वह आपको नुकसान पहुंचा सकता था, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा उसने आपकी मदद की। ऐसा भी हो सकता है कि वह कोई बड़ी योजना बना रहा हो, अभी के लिए आपका भरोसा जीतना चाहता हो, पर इसकी संभावना बहुत कम है। आखिरकार उसे आपके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, अर्जुन ने जवाब दिया। सुनकर अच्छा लगा कि तुम अपना काम अच्छे से कर रहे हो। मुझे कुछ सामान चाहिए। बाजार में जाओ और यह सारा सामान खरीद कर लाओ, आकर्ष ने एक कागज का टुकड़ा अर्जुन को देते हुए कहा। इसमें कई सारी औषधीय सामग्रियों का नाम लिखा था। अर्जुन कोई रसायन शास्त्री तो नहीं था, लेकिन नाम पढ़कर उसे भी समझ में आ गया था कि यह सब गोलियां बनाने के लिए आवश्यक है। बिना किसी सवाल जवाब के वह बाजार के लिए रवाना हो गया। इधर आकर्ष भी वापस अपने कमरे में लौट आया और अपनी ज्वाला हांडी को देखने लगा। आज सुबह ही उसके ऊर्जा स्तर में वृद्धि हुई थी। अब वह महामंत्र मंडल के चौथे स्तर का योद्धा बन चुका था, लेकिन उसे यह वृद्धि कुछ खास लग नहीं रही थी। उसे 5वें स्तर में प्रवेश करना था, क्योंकि जिस क्षेत्र में वह जाने वाला था वहां पर मरने का खतरा सबसे ज्यादा था। वहां पर वो अपने मोर पंख का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि जैसे ही उसकी ताकत महामंत्र मंडल से आगे गई, अपने आप वो क्षेत्र से बाहर आ जाने वाला था। अभी इस स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होता। इसलिए उसे जल्द से जल्द महामंत्र मंडल के 5वें स्तर में प्रवेश करना था और इसके लिए उसे एक विशेष गोली की आवश्यकता थी। इस गोली का नाम था ऊर्जा आवेशम गोली, जिसका निर्माण करना चक्रपाल श्रेणी के रसायन शास्त्रियों के लिए भी आसान नहीं था। इसको बनाने के लिए कई प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती थी, जिनमें से कुछ तो इतनी दुर्लभ थी कि उनका यहाँ पर मिलना भी बहुत मुश्किल था। रात के लगभग 11 बजे अर्जुन वापस घर लौटा। मालिक, अधिकांश दुकानें रात के समय बंद हो जाती है। छोटी दुकानों से तो मैंने कुछ सामान खरीद लिया, लेकिन बड़े औषधालय कल सुबह खुलेंगे। जो सामग्री मुझे हासिल हुई है वह यह रही, बाकी की मैं कल ले आऊंगा, अर्जुन ने कई सारी सामग्रियां आकर्ष को देते हुए कहा। थोड़ा जल्दी करना, मुझे कल शाम से पहले सारी सामग्रियां चाहिए, आकर्ष ने कहा और फिर वापस अपने कमरे में लौट गया। अगले दिन की सुबह होते ही अर्जुन फिर से सामग्री लेने के लिए बाजार चला गया। शाम के समय वह वापस लौटा। मालिक, लगभग सारी सामग्री मिल गई है।
बस 2 सामग्रियां बाकी रह गई। बाजार में मैंने प्रत्येक दुकानदार से पूछा, लेकिन हर एक का यही कहना था कि उनके पास यह सामग्री नहीं है। कुछ ने कहा कि महाराज के पास यह सामग्रियां हो सकती है। आप उनसे इस बारे में जाकर बात क्यों नहीं करते? अर्जुन ने कहा। आज भी वह एक जादुई अंगूठी भर के सामग्रियां लेकर आया था। कौन सी सामग्री नहीं मिली? आकर्ष ने पूछा। अच्युतम पौधा और कोरवातक। शायद महाराज के पास यह दोनों सामग्रियां हों। वैसे बाजार में कुछ दुकानदारों ने मुझसे यह भी कहा था कि इनका इस्तेमाल ऊर्जा आवेशम गोली बनाने के लिए होता है। क्या आप किसी चक्रपाल श्रेणी के रसायन शास्त्री को जानते हैं जो आपके लिए यह गोलियां बनाने वाला है? अर्जुन ने पहले तो आकर्ष के सवाल का जवाब दिया और उसके बाद अपना सवाल पूछा। नहीं, मैं किसी रसायन शास्त्री को नहीं जानता। इन गोलियों का निर्माण मैं खुद ही करने वाला हूं। आकर्ष ने जवाब दिया। आप एक रसायन शास्त्री हो? अर्जुन ने आश्चर्य से भरे स्वर में पूछा। क्यों नहीं हो सकता? जवाब देने की जगह आकर्ष ने वापस अर्जुन से ही सवाल किया। नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। पर आपकी उम्र? अर्जुन ने सफाई देते हुए कहा। उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। चलो अब सवाल जवाब बहुत हुआ। मैं महाराज से मिलने जा रहा हूं। तब तक तुम मेरा एक और जरूरी काम करो। इतना कहने के बाद आकर्ष ने अर्जुन को एक दूसरा काम दिया और फिर खुद महाराज से मिलने के लिए उनके सभाकक्ष की तरफ रवाना हो गया। उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि उसे सभाकक्ष जाना ही नहीं पड़ा। आधे रास्ते में ही उसे राजा खुद मिल गया। तुम यहां पर? मुझसे कोई काम था? राजा ने आकर्ष को देखकर सवाल किया। महाराज, एक काम तो था। मैं पूछना चाह रहा था कि क्या आपके महल में अच्युतम पौधा और कोरवातक है? आकर्ष ने अपने आने का कारण बताया। अच्युतम पौधा और कोरवातक? तुम इनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनका इस्तेमाल ऊर्जा आवेशम गोलियां बनाने के लिए किया जाता है। तुम्हें उनकी जरूरत क्यों है? राजा ने वापस आकर्ष से सवाल किया। मेरे पास मुश्किल से 6 महीने का समय है। अवाची क्षेत्र के निम्न स्तर में प्रवेश करने से पहले मैं अपने ऊर्जा स्तर में वृद्धि करके महामंत्र मंडल के 5वें स्तर में प्रवेश करना चाहता हूं। इसी के लिए मुझे ऊर्जा आवेशम गोलियां चाहिए। आकर्ष ने जवाब दिया। तो यह बात क्या कहा तुमने? तुम महामंत्र मंडल के 5वें स्तर में प्रवेश करना चाहते हो? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि अभी तुम्हारा ऊर्जा स्तर महामंत्र मंडल के 4थे स्तर में है? राजा ने चौंकते हुए पूछा। सबसे पहला विचार उनके मन में यही आया था कि अगर आकर्ष 4थे स्तर में होते हुए उनके बेटे और प्रशांत जैसे योद्धाओं को हरा सकता है जो 5वें स्तर में है, तो तब क्या होगा जब आकर्ष खुद 5वें स्तर में पहुंच जाएगा? तब तो आकर्ष की ताकत सभी प्रतिभागियों से कई गुना तक आगे नहीं चली जाएगी। अभी ही वह सबसे ताकतवर है। 5वें स्तर में प्रवेश करने के बाद तो वह इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि महामंत्र मंडल का कोई भी योद्धा उसके सामने टिक नहीं पाएगा। जी, मैं अभी महामंत्र मंडल के 4थे स्तर में ही हूं। आकर्ष ने जवाब दिया। पुष्टि हो जाने के बाद तो राजा आकर्ष को किसी कीमती खजाने की तरह देखने लगे थे। असल में भूपाल मंडल का कोई भी योद्धा अवाची क्षेत्र के निम्न स्तर में प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए प्रतिस्पर्धा इतनी भयंकर नहीं होने वाली थी। पर इसका मतलब यह नहीं था कि मरने का खतरा कम था। केंद्रीय क्षेत्र में सीमा के पास सिर्फ गंधर्वगढ़ साम्राज्य की तरफ ही 1000 से ज्यादा साम्राज्य थे। यह सारे साम्राज्य वेदांत महल के अधीन थे। ज्यादा नहीं तो कम से कम यहां से 10,000 से ज्यादा प्रतिभागी इस निम्न स्तर के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे। कोई नहीं कह सकता था कि कौन कब किसे कहां पर मार दे। अगर आकर्ष सफलतापूर्वक 5वें स्तर में प्रवेश कर लेता है तो वह इतना ताकतवर तो हो सकता था कि राजकुमार देवस और प्रशांत जैसे योद्धाओं के साथ मिलकर अकेला ही पूरा क्षेत्र खाली कर दे। कोरवातक के बारे में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है,
लेकिन अच्युतम पौधा मेरे पास है। राजा ने काफी देर सोचने के बाद आकर्ष से कहा। इसके बाद उन्होंने अपनी जादुई अंगूठी में से एक पौधा निकाला और आकर्ष को दे दिया। देखो आकर्ष, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इतना तो तुम्हें भी पता होगा कि कोई बिना किसी कारण के किसी की मदद नहीं करता। तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? राजा ने कहा। आप चिंता मत कीजिए। निम्न स्तर के क्षेत्र से बाहर आने के बाद मैं 3 बड़े गुरुकुल और 2 परिवारों में से किसी एक के साथ जरूर जुड़ूंगा। अब आप बस कोरवातक पौधे का पता लगा लीजिए। आकर्ष ने जवाब दिया। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं अपने लोगों को इस काम पर लगा देता हूँ। किस्मत अच्छी रही तो 1 महीने के भीतर हमें कोरवातक के बारे में जानकारी मिल जाएगी। राजा ने कहा। धन्यवाद। आकर्ष ने आभार प्रकट किया और फिर वापस अपने घर लौट आया। यहाँ पर आने के बाद उसने सबसे पहले प्रशांत के पास संदेश भेजा और उसे मिलने के लिए बुलाया। प्रशांत को खुद को पता नहीं था कि आकर्ष को क्या काम है, इसलिए आते ही उसने मुकाबले के बारे में बात करना शुरू कर दिया। अब कहीं जाकर आकर्ष को पता चला था कि 1000 से ज्यादा साम्राज्य इस निम्न स्तर के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अपने प्रतिभागियों को भेजने वाले हैं, जिनके कुल योद्धाओं की संख्या 15,000 से भी ज्यादा होने वाली थी, क्योंकि साम्राज्यों के अलावा भी कई बड़ी ताकतें थी जो वेदांत महल के अधीन आती थी। अच्छा याद आया, तुमने कहा था कि तुम्हें कोई जरूरी काम है। क्या काम था? प्रशांत ने पूछा। मुझे कोरवातक चाहिए। आकर्ष ने प्रशांत को सब कुछ बता दिया, अपना ऊर्जा स्तर और ऊर्जा आवेशम गोली के बारे में सब कुछ। शुरू में तो प्रशांत पूरी तरह से चौंक पड़ा था, क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि आकर्ष बस महामंत्र मंडल के 4थे स्तर का योद्धा है। तुमने महाराज से इस बारे में मदद मांगी? प्रशांत ने पूछा। हाँ, उन्होंने कहा है कि उन्हें थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया ताकि तुम भी थोड़ी मदद करो। आकर्ष ने जवाब दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। सभी 1000 साम्राज्यों में अगर हमारे गंधर्वगढ़ की बात करें तो हमारा सूचना विभाग सबसे अच्छा है। महाराज ने तो फिर भी तुम्हें 1 महीने का समय दिया है, पर मुझे लगता है कि हमें 15 दिन के भीतर ही जानकारी मिल जाएगी, प्रशांत ने कहा। प्रशांत का कहना काफी हद तक सही था। 10 दिन भी नहीं हुए थे और राजा का एक भरोसेमंद व्यक्ति आकर्ष के पास संदेश लेकर आ चुका था। महोदय आकर्ष, हमें पता चल चुका है कि कोरवातक हमें कहाँ पर मिल सकता है। हमें इसकी सटीक जानकारी है। महाराज ने उसे खरीदने की भी कोशिश की थी, लेकिन वह इसमें असफल रहे, संदेशवाहक ने आकर्ष से कहा। इसके बाद उसने विस्तार से बताया कि हुआ क्या था। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि गंधर्वगढ़ के पास शामगढ़ नाम का एक दूसरा साम्राज्य था। यहाँ पर कोरवातक मिला था, वह भी एक नहीं बल्कि 2। शामगढ़ के राजा ने इसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी किसी तरह से खबर बाहर तक फैल गई और पड़ोसी राज्यों को इस बारे में पता चल गया। शामगढ़ के पड़ोसी 2 साम्राज्यों के राजा की तरफ से तुरंत संदेश भेजा गया कि उन्हें कोरवातक चाहिए, जिसके लिए वह मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। इसी समय पर गंधर्वगढ़ ने भी संदेश भेजा था। शामगढ़ ने जवाब देते हुए लिखा था कि दोनों पड़ोसी साम्राज्य एक कोरवातक रख सकते हैं, पर दोनों साम्राज्य इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें दोनों कोरवातक चाहिए थे। आखिर में शामगढ़ के राजा ने फैसला किया कि वह एक बड़ी नीलामी रखेंगे, जिसमें कोरवातक की नीलामी करवाएंगे। तीनों साम्राज्य इसमें भाग ले सकते हैं। जिसके पास ज्यादा कीमत होगी वह अपने आप कोरवातक हासिल कर लेगा। गंधर्वगढ़ का तो समझ में आ रहा है। मेरे लिए कोरवातक चाहिए, पर शामगढ़ के दोनों पड़ोसी साम्राज्य इसके लिए जिद पर क्यों अड़े हैं? आकर्ष ने पूछा। शामगढ़ का पहला पड़ोसी राज्य केसरगढ़ है। वहां के राजा का सबसे प्रिय पुत्र, जो इस बार अवाची क्षेत्र के निम्न स्तर में प्रवेश करने वाला है, वह अभी महामंत्र मंडल के 4थे स्तर में है।
केसरगढ़ का राजा अपने इसी पुत्र के लिए ऊर्जा आवेशम गोली का निर्माण करवाना चाहता है, जिसके लिए उसे कोरवातक की आवश्यकता है। वही शामगढ़ का दूसरा पड़ोसी राज्य है पूर्वन। वहां पर भी मुकाबला हुआ था और वहां पर एक योद्धा जिसकी उम्र 100 वर्ष से कम है, उसने शीर्ष स्थान हासिल किया है। वैसे तो वह भी महामंत्र मंडल के चौथे स्तर में था, लेकिन उसके पास सिद्धांत की ताकत थी जिसके बलबूते पर उसने पूर्वन के सारे बड़े योद्धाओं को हरा दिया। पूर्वन के राजा उसी के लिए ऊर्जा आवेशम गोली का निर्माण करवाना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें कोरवातक की आवश्यकता है। महाराज को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने फैसला किया कि हमारे साम्राज्य की तरफ से महोदय प्रभाकर उस नीलामी में भाग लेने जाएंगे। महाराज ने कहा कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी महोदय प्रभाकर के साथ शामगढ़ जा सकते हैं। संदेश लाने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया, तो यह बात है। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। संदेश लाने वाले व्यक्ति की पूरी बात सुनने के बाद आकर्ष ने उसे जाने का इशारा किया। व्यक्ति ने इस पर सहमति में अपना सिर हिलाया और वहां से जाने लगा, पर थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक गया। उसने वापस आकर्ष की तरफ देखा और इस बार संदेश भेजकर कहा, एक जरूरी बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। पूर्वन साम्राज्य का वह योद्धा जिसके पास सिद्धांत की ताकत है, बताया जा रहा है कि वह देवतल के एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा का पुनर्जन्म है। महाराज ने कहा है कि अगर हो सके तो इस योद्धा से थोड़ा संभल कर रहिएगा। अपनी बात खत्म करने के बाद व्यक्ति वहां से चला गया। इधर आकर्ष इस नई बात को सुनकर सोच में पड़ गया। एक शक्तिशाली योद्धा का पुनर्जन्म? अर्जुन, तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? आकर्ष ने पहले अर्जुन को उस योद्धा के बारे में बताया और उसके बाद पूछा। अगर उसकी उम्र 100 वर्ष से कम है, इसके बावजूद उसने महामंत्र मंडल के चौथे स्तर में प्रवेश कर लिया है और उसके पास सिद्धांत की ताकत भी है, तब तो पूरी संभावना है कि वह एक शक्तिशाली योद्धा का ही पुनर्जन्म होगा। अर्जुन ने जवाब दिया। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आकर्ष ने पूछा। क्योंकि ऊर्जा स्तर में वृद्धि करना तो मुश्किल नहीं है। किस्मत अच्छी हो तो कई बार ऐसा हो जाता है। अच्छे संसाधन और सही समय दोनों इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन सिद्धांत की बात अलग है। सिद्धांतों को समझना और सिद्धांत की ताकत हासिल करना दोनों अलग बात है। इस योद्धा ने अगर महामंत्र मंडल में होते हुए सिद्धांत की ताकत हासिल की है, तब तो निश्चित रूप से इसके पास अपने पुनर्जन्म की यादें होगी। अर्जुन ने जवाब दिया। उसके इस जवाब को सुनकर आकर्ष कुछ देर के लिए चुप हो गया। सच्चाई तो यह थी कि उसका भी ऐसा ही सोचना था। सिद्धांतों की ताकत हासिल करना, अगर मुझे उस निम्न स्तर में प्रवेश करके अपने आप को सुरक्षित रखना है तो मुझे भी यह ताकतें हासिल करनी होगी। लेकिन इसके लिए तो राज श्रेणी की देव तकनीकें और दिव्य योग्यताएं हासिल करनी होगी। समझ में नहीं आ रहा कि इनको कहां से हासिल करूं। आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा, इतनी जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। यह बात सच है कि राज श्रेणी की देव तकनीकें और दिव्य योग्यताएं चाहिए, लेकिन आपको नहीं चाहिए। आप मृत्यु लोक से आए हैं, जहां पर बल और शक्तियां होती है। मृत्यु लोक में पैदा होना और ताकत हासिल करना, उसका फायदा यहां पर अलग से मिलता है। इसलिए हम शुरुआत सिर्फ चक्रपाल श्रेणी की देव तकनीकें और दिव्य योग्यताओं से करेंगे। आकर्ष मन ही मन परेशान हो रहा था कि तभी उसे एक जाना पहचाना स्वर सुनाई दिया। यह स्वर किसी और का नहीं बल्कि उसके आत्ममंडल में छिपे धातु सम्राट अयस यानी कि उस पिरामिड का था। क्या सच में? क्या चक्रपाल श्रेणी की दिव्य योग्यताएं और देव तकनीकें पर्याप्त होगी? आकर्ष ने थोड़ा उत्साहित होते हुए पूछा। 100% संभावना का मैं नहीं कह सकता, पर हम कोशिश करके तो देख सकते हैं। फिलहाल के लिए तो आप उस पत्थर को दिखाइए जो आपको कुछ समय पहले हासिल हुआ था। दिव्य ज्वाला ने बताया था कि वह भी एक दिव्य धातु है। धातु सम्राट अयस का स्वर फिर से आकर्ष के मस्तिष्क में सुनाई पड़ा।
उसकी बात सुनते ही आकर्ष ने अपनी जादुई अंगूठी में से वह पत्थर निकाला और धातु सम्राट अयस को उसका निरीक्षण करने दिया। यह वाकई दिव्य धातु है। अफसोस यह सिर्फ पहले स्तर में है। धातु सम्राट अयस ने खुश होते हुए कहा और उसी क्षण उस पत्थर को नियंत्रण में करने की कोशिश की, लेकिन वह पत्थर प्रतिरोध करने लगा। तुम अभी बहुत छोटे हो। अपना स्वतंत्र अस्तित्व तुम लंबे समय तक बनाकर नहीं रख सकते। इससे तो बढ़िया है मेरे शरीर में शामिल हो जाओ और मेरा एक भाग बन जाओ। जब हम दोनों की चेतना एक होगी तो हम दोनों अपने वास्तविक रूप में आएंगे। धातु सम्राट अयस ने उस छोटे से पत्थर से कहा। इसके बाद उसने फिर से अपनी ताकत इस्तेमाल की। अब की बार उस पत्थर ने प्रतिरोध नहीं किया और एक पतले द्रव में बदलकर आकर्ष के हाथ से होते हुए उसके शरीर में कहीं गायब हो गया। अर्जुन पास में खड़े होकर यह सब कुछ होते देख रहा था। पत्थर को द्रव में बदला देखकर और आकर्ष के शरीर में गायब हुआ देखकर वो बुरी तरह से डर गया। सफेद शेर और देव पक्षी, मालिक सब ठीक तो है? यह पत्थर एकदम से द्रव में बदलकर आपके शरीर में क्यों चला गया? अर्जुन ने चिंता से भरे स्वर में पूछा। सब ठीक है। तुम्हें इसकी आदत नहीं होगी, पर समय के साथ आदत हो जाएगी। अभी ऐसी कई बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता। जब सही समय आएगा तब मैं खुद तुम्हें इस बारे में बता दूंगा। तब तक के लिए इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आकर्ष ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। ठीक है, अर्जुन ने जवाब दिया और ध्यान से देखने लगा कि आकर्ष के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। उसे लगा था कि आकर्ष की ताकत पर इसका असर पड़ेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी ही देर में आकर्ष वापस अपने कमरे में चला गया। अर्जुन ने जब देखा कि आकर्ष ने कुछ नहीं बताया तो उसने भी दोबारा से सवाल करने की कोशिश नहीं की। इधर अपने कमरे में आने के बाद आकर्ष को फिर से उस पिरामिड का स्वर सुनाई देने लगा। यह एक पत्थर पर्याप्त नहीं होगा। हमें एक और पत्थर की आवश्यकता होगी। केवल तभी ही मैं अपने अगले स्तर में प्रवेश कर पाऊंगा। मैं जानता हूं इस समय आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, पर अभी मेरे पास उनका जवाब देने का समय नहीं है। एक बार बस मेरे स्तर में वृद्धि हो जाए, उसके बाद विश्वास कीजिए, जितना फायदा मुझे नहीं मिलेगा उससे कहीं ज्यादा फायदा आपको होगा। यह पिरामिड के आखिरी शब्द थे। इसके बाद वह फिर से गहरी नींद में सो गया। पीछे रह गया आकर्ष, जिसके मन में अभी भी उथल पुथल मची हुई थी। काफी लंबे समय से उसके मन में यह सवाल था कि आखिर दिव्य ज्वाला और यह दिव्य धातु आए कहां से हैं? इनके अस्तित्व का स्रोत क्या है? अब तक उसे सिर्फ एक सवाल का जवाब मिला था कि यह दोनों ही 5 दिव्य तत्वों में से एक है। परंतु यह उसके आत्ममंडल में क्या कर रहे थे, यह अभी भी रहस्य था। उस दिन आकर्ष ने अपने कमरे में आराम किया। इसके बाद अगले दिन वो प्रशांत से मिलने के लिए उसके महल की तरफ रवाना हो गया। गंधर्वगढ़ में कई सारे शहर थे, उन्हीं में से एक शहर था राजगढ़ी। प्रशांत के पिता प्रभाकर इस शहर के क्षेत्रपाल थे। अपनी रफ्तार के साथ आकर्ष को राजगढ़ी पहुंचने में सिर्फ 2 दिन का समय लगा। जब वह द्वार पर पहुंचा और वहां पर उसने अपना परिचय दिया तो महल के द्वारपाल खुद उसे लेकर महल के भीतर गए। तुम यहां पर? आकर्ष को अपने महल में आया देखकर प्रशांत ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। क्यों नहीं आ सकता? आकर्ष ने कहा। नहीं, बिल्कुल आ सकते हो। बस तुम्हें यहां पर देखने की उम्मीद नहीं की थी। सच कहूं तो मैं खुद तुमसे मिलने के लिए आने वाला था, प्रशांत ने जवाब दिया। तुम मुझसे मिलने के लिए आने वाले थे? क्यों? आकर्ष ने पूछा। तुम्हें कोरवातक के बारे में जानकारी मिल गई होगी। महाराज ने मेरे पिता को शामगढ़ जाकर नीलामी में भाग लेने को कहा है। मैं तुमसे मिलने के लिए आने वाला था क्योंकि पूछना था कि क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे। प्रशांत ने जवाब दिया। मैं भी उसी काम के लिए यहां पर आया हूं। मुझे भी चलना है, आकर्ष ने कहा। ठीक है,
फिर मैं इस बारे में अपने पिता को बता देता हूँ। अभी तो वो बाहर गए हुए हैं। उन्हें वापस आने में लगभग 15 दिन का समय लगेगा। उसके बाद हम शामगढ़ के लिए निकलेंगे, प्रशांत ने जवाब दिया। इसके बाद उसने आकर्ष को उसका कमरा दिखाया जहां पर अगले 15 दिनों तक आकर्ष रहने वाला था। आकर्ष इस बार साधना नहीं करना चाहता था। वो अपना पूरा ध्यान गोलियों के निर्माण पर केंद्रित कर रहा था, जिस कारण 15 दिन का समय कब निकला पता ही नहीं चला। 15 दिन पूरे होने के बाद आकर्ष अर्जुन के साथ महल के मुख्य द्वार पर आ गया। वहां पर 4 लोग पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। एक तो प्रशांत था, दूसरे उसके पिता प्रभाकर थे। उनके अलावा 2 और लोग वहां पर मौजूद थे जिनको आकर्ष पहचानता नहीं था। इनमें से एक तो मध्य अवस्था का आदमी था जिसने हल्के काले रंग के कपड़े पहने थे, वहीं दूसरा एक बुजुर्ग अवस्था के आदमी था जिसने हल्के सफेद रंग के कपड़े पहने थे। दोनों के ही शरीर से आकर्ष को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। इस प्रकार की ऊर्जा उसने पहले भी महसूस की थी, पर याद नहीं आ रहा था कि कहां पर। प्रणाम क्षेत्रपाल महोदय प्रभाकर। आकर्ष ने प्रभाकर को प्रणाम किया। प्रणाम। बिल्कुल सही समय पर आए हो। मुझे तुम्हें 2 और लोगों से मिलवाना था। प्रभाकर ने हल्का मुस्कुराते हुए आकर्ष के प्रणाम का जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने बुजुर्ग अवस्था के आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनसे मिलो, यह मेरे पिताजी के मित्र है। नाम है वरिष्ठ दशरथ। तुम इन्हें वरिष्ठ दशरथ या फिर दशरथ दादा कहकर संबोधित कर सकते हो। इतना कहने के बाद उन्होंने मध्य अवस्था के आदमी की तरफ इशारा किया और आकर्ष को उसका परिचय देते हुए कहा, और यह है वरिष्ठ कंचन, मेरे मित्र और भाई। तुम इन्हें कंचन चाचा कहकर संबोधित कर सकते हो। और हाँ, अब से मुझे भी क्षेत्रपाल महोदय कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम प्रशांत के इतने अच्छे दोस्त हो, मुझे सिर्फ प्रभाकर चाचा कहकर संबोधित कर सकते हो। धन्यवाद। आप सब लोगों से मिलकर खुशी हुई। प्रणाम वरिष्ठ दशरथ। प्रणाम वरिष्ठ कंचन। आकर्ष ने सभी को प्रणाम किया। वरिष्ठ दशरथ ने तो कोई खास जवाब नहीं दिया। एक बार के लिए उन्होंने बस आकर्ष की तरफ देखा और उसके बाद उसे नजरअंदाज कर दिया। वहीं वरिष्ठ कंचन ने वापस उसकी तरफ देखा और उसके प्रणाम का जवाब दिया। मुझे भी मिलकर खुशी हुई आकर्ष। दशरथ पर ज्यादा ध्यान मत दो, यह ऐसा ही है। तुम ऐसा समझना कि यह यहाँ पर है ही नहीं। वरिष्ठ कंचन ने कहा। जब वरिष्ठ कंचन अपनी बात कह रहे थे, इस बीच वरिष्ठ दशरथ अपने स्थान से ऊपर उठकर अपने शरीर में परिवर्तन करने लगे थे। उनके शरीर से वही ऊर्जा निकलने लगी जिसको आकर्ष ने थोड़ी देर पहले महसूस किया था। देखते ही देखते वरिष्ठ दशरथ के शरीर का आकार बढ़ने लगा और वह एक बड़े से पक्षी में बदल गए। चक्रपाल श्रेणी के प्राथमिक स्तर का देव पक्षी। आकर्ष ने चौंकते हुए अपने आप से कहा। अब जाकर उसे समझ में आया था कि आखिर क्यों वरिष्ठ दशरथ के शरीर से उसे वह अजीब ऊर्जा महसूस हो रही थी। देवतल में आए हुए उसे इतना समय हो चुका था। अब तो वो यहाँ के जीवों को भी पहचानने लगा था। सब चीजों की तरह यहाँ पर पक्षियों और जानवरों की भी अलग अलग श्रेणियां बनाई हुई थी। चक्रपाल श्रेणी के प्राथमिक स्तर के देव पक्षी अपने जीवन में चक्रपाल मंडल के 1 सिद्धांत से लेकर 3 सिद्धांत समझ सकते थे। किस्मत अच्छी रहे और उनके पास अच्छी प्रतिभा हो तो वह 4 सिद्धांत भी समझ सकते थे। सोचा नहीं था कि वरिष्ठ दशरथ एक देव पक्षी होंगे। इस हिसाब से तो वरिष्ठ कंचन भी इंसान नहीं होने चाहिए, है ना? आकर्ष ने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर प्रशांत से पूछा। तुम्हें कैसे पता? प्रशांत ने आश्चर्य से भरे स्वर में वापस आकर्ष से ही सवाल किया। बस ऐसे ही अनुमान लगाया, आकर्ष ने जवाब देते हुए कहा। वैसे अजीब बात है कि मुझे इनकी ऊर्जा बहुत पहले ही महसूस हो गई। ऐसा पहले तो नहीं हुआ था। आकर्ष ने अब मन ही मन अपने आप से कहा। पहले आपको ऊर्जा महसूस इसलिए नहीं होती थी क्योंकि मैं कमजोर था।
लेकिन अब उस पत्थर के मेरे साथ जुड़ने के बाद आपको भी मेरी तरह इस प्रकार की ऊर्जा महसूस होने लगी है। ठीक इसी समय पर आकर्ष को अपने मस्तिष्क में पिरामिड का स्वर सुनाई दिया। तुम जाग गए। तुम तो गहरी नींद में सो गए थे ना? पिरामिड के स्वर को सुनकर आकर्ष ने पूछा। हाँ, सो गया था, पर इस देव पक्षी की मौजूदगी और इसकी ऊर्जा के कारण मैं जाग गया। मुझे लगा कि यह आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। मुझे क्या पता था कि यह आपका दोस्त होगा, पिरामिड ने जवाब दिया। इधर इस समय तक आकर्ष और उसका छोटा सा समूह वरिष्ठ दशरथ के पक्षी रूप के ऊपर बैठकर शामगढ़ के लिए रवाना हो चुके थे। प्रशांत ने इस बारे में उसे पहले ही बता दिया था कि भले ही वरिष्ठ दशरथ की रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन इस रफ्तार के साथ भी उन्हें शामगढ़ साम्राज्य की राजधानी में पहुंचने में कम से कम 10 दिन का समय लगने वाला है। वैसे अगर वरिष्ठ दशरथ मुझे चोट पहुंचा भी देते तो भी मुझे नहीं लगता कि इससे तुम्हारा कोई नुकसान होता। जैसे तुम मेरे शरीर के भीतर हो वैसे ही तुम वरिष्ठ दशरथ के शरीर के भीतर चले जाते। इस तरह तुम्हें तो एक नया स्रोत मिल जाता, आकर्ष ने कहा। यह तो आपने सही कहा, मुझे एक नया स्रोत मिल जाता, पर वह किसी भी काम का नहीं होता। आपको सच में लगता है कि आपका शरीर सामान्य है? जब तक आप मृत्यु लोक में थे तब तक ही आपका शरीर सामान्य था। यहाँ देवतल में आने के बाद जब से आपने अपनी 99 देव नाड़ियों को सक्रिय किया है, तब से आपका शरीर किसी भी प्रकार से सामान्य नहीं रहा है। यह एक प्रकार का वरदान है। हर किसी को अपना ऊर्जा स्तर बढ़ाना पड़ता है और एक समय आने के बाद उनके ऊर्जा स्तर में वृद्धि धीमी हो जाती है। पर आपके शरीर के साथ ऐसा कभी नहीं होने वाला। यह बड़ी मात्रा में संसाधनों की मांग रखेगा, लेकिन ऊर्जा स्तर में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। ऐसे में हम लोगों के लिए सबसे सुरक्षित शरीर आपका ही है। आपसे थोड़ी दूरी पर खड़ा यह दूसरा व्यक्ति जिसने काले रंग के कपड़े पहने हैं, यह इस पक्षी की तुलना में बेहतर है, परंतु प्रतिभा के मामले में यह भी आपसे पीछे है, पिरामिड ने कहा। उसकी बात सुनकर आकर्ष का ध्यान वरिष्ठ कंचन की तरफ गया। क्या तुम देख पा रहे हो कि यह कौन है? आकर्ष ने पूछा। बिल्कुल, यह सिंहपाल परिवार का सदस्य है। सफेद शेरों का एक ऐसा परिवार जो हवा में भी उड़ सकते हैं। इनके विशालकाय पंख गरुड़ के जैसे होते हैं। इनकी अलग अलग श्रेणियां होती है। प्राथमिक श्रेणी में भी छोटे छोटे स्तर होते हैं। आपके पास में खड़ा यह सिंह जिसने अभी इंसानी रूप ले रखा है, यह ज्यादा से ज्यादा चक्रपाल मंडल के 3 सिद्धांतों को समझ सकता है। पर इसके परिवार में माध्यमिक श्रेणी भी होती है, जिनका सबसे शक्तिशाली शेर चक्रपाल मंडल के 6 सिद्धांत समझ सकता है। उच्च श्रेणी की बात करूं तो वह तो 9 सिद्धांतों को समझ सकते हैं। वैसे इनके अलावा उनके परिवार में सुनहरे और सफेद रंग के मिश्रण से बने शेर भी होते हैं। यह सबसे ज्यादा दुर्लभ होते हैं और इनका खून इतना पवित्र होता है कि उसका इस्तेमाल कई प्रकार की दिव्य औषधियों को बनाने में किया जाता है। यह लोग बहुत जल्दी और काफी आसानी से सोमचक्र मंडल में प्रवेश कर सकते हैं, पिरामिड ने जवाब दिया। पर इतना कहने के बाद उसके स्वर धीमे पड़ने लगे और देखते ही देखते आवाज पूरी तरह से शांत हो गई। आकर्ष के लिए यह पहली बार नहीं था, इसलिए उसे तुरंत समझ में आ गया कि क्या हुआ है। पिरामिड फिर से गहरी नींद में सो चुका था। आकर्ष को अभी भी अपने सवालों का जवाब पूरा नहीं मिला था, तो उसने इस बारे में प्रशांत से पूछा। अब प्रशांत से मिली जानकारी के बाद उसे समझ में आया कि वरिष्ठ दशरथ और वरिष्ठ कंचन इतने खुले में कैसे घूम पा रहे हैं। जानवरों का इस्तेमाल साधन के रूप में किया जाता था। ऐसे में यह अजीब तो था कि वरिष्ठ दशरथ और वरिष्ठ कंचन को किसी शक्तिशाली योद्धा ने अभी तक पकड़ा नहीं था। प्रशांत से उसे पता चला कि यह दोनों वेदांत महल के एक शक्तिशाली परिवार से संबंध रखते हैं। सूर्यांश देवतल में जितने भी जानवरों के बड़े बड़े परिवार थे, उनमें एकता बहुत ज्यादा थी।
परिवार के छोटे बच्चों के आत्ममंडल में जन्म के साथ ही एक चिन्ह लगा दिया जाता था। इस चिन्ह को कोई भी हटा नहीं सकता था। इसका फायदा यह होता था कि जब भी परिवार के छोटे बच्चे या किसी भी सदस्य को कोई खत्म करता था तो हत्यारे का चेहरा परिवार के बाकी सदस्यों को दिख जाता था। इसके लिए बस उसे खत्म हुए सदस्य के खून की आवश्यकता पड़ती थी। एक बार हत्यारे का पता चलते ही पूरा परिवार एक साथ आ जाता था और हत्यारे को खत्म करके मानता था। बस इसी डर से कोई भी वरिष्ठ दशरथ और वरिष्ठ कंचन जैसे जानवरों को अपना निशाना नहीं बनाता था जो इंसानी रूप में घूमते थे। प्रशांत से उसे एक और जरूरी बात भी पता चली जो वरिष्ठ दशरथ से जुड़ी थी। वरिष्ठ दशरथ का परिवार भले ही देव जीवों में सबसे शक्तिशाली नहीं था, लेकिन यहाँ दक्षिणी भूभाग में कोई भी ऐसा परिवार नहीं था जो उनको हल्के में लेने की भूल कर सकता था या उनसे किसी बात की दुश्मनी निकाल सकता था। इसके पीछे कारण यह था कि वरिष्ठ दशरथ का परिवार दक्षिणी भूभाग के सम्राट से जुड़ा था। यह परिवार दक्षिणी भूभाग के सम्राट के साधन के तौर पर काम करता था। इन पर सवार होकर दक्षिणी भूभाग के सम्राट अलग अलग स्थान पर जाते थे। इनसे दुश्मनी का मतलब था सीधा दक्षिणी भूभाग के सम्राट को चुनौती देना, जो दक्षिणी भूभाग में तो कोई भी नहीं कर सकता था। काफी देर तक प्रशांत की बातें सुनने के बाद आकर्ष ने फिर से गोलियों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। अभी तक अर्जुन के अलावा किसी को भी पता नहीं था कि आकर्ष एक रसायन शास्त्री है। इसलिए जब उसने गोलियों का निर्माण शुरू किया तो उसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तुम रसायन शास्त्री हो? तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम खुद ऊर्जा आवेशम गोली का निर्माण करने वाले हो? प्रशांत ने पूछा। हाँ, आकर्ष ने जवाब दिया। सच में? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? ऊर्जा आवेशम गोली का निर्माण करना महामंत्र गोलियों के निर्माण करने जैसा नहीं है। इसमें और मेहनत लगती है। वरिष्ठ कंचन ने कहा। पता है। अगर मुझे इतना भी पता नहीं होता तो मैं रसायन शास्त्री नहीं होता, आकर्ष ने जवाब दिया। सच में? तुम्हें विश्वास है कि तुम ऊर्जा आवेशम गोली का निर्माण कर सकते हो? तुम्हारी सफलता दर कितनी होगी? प्रभाकर ने पूछा। 90% से ज्यादा। इतना विश्वास है मुझे कि मैं सफलतापूर्वक इस गोली का निर्माण एक ही बार में कर सकता हूं, आकर्ष ने जवाब दिया। तब तो मैं देखने के लिए इच्छुक हूं। जब गोली का निर्माण करो तो मुझे जरूर बताना, वरिष्ठ कंचन ने कहा। जरूर, एक बार बस कोरवा तक मिल जाए, आकर्ष ने जवाब दिया। शामगढ़ के राजा के पास 2 कोरवा तक है। तुम अगर सफलतापूर्वक गोली का निर्माण कर सकते हो तो एक काम करना, एक गोली अपने लिए रख लेना, दूसरी गोली शामगढ़ के पड़ोसी दोनों राज्यों को बेच देना। ऐसे तुम्हें अच्छा खासा मुनाफा होगा, प्रभाकर ने कहा। आपका कहना तो सही है, पर मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगा। मेरे पास सिर्फ एक अच्युतम पौधा है, आकर्ष ने कहा। उसकी तुम चिंता मत करो, एक अतिरिक्त अच्युतम पौधा मेरे पास है, प्रभाकर ने जवाब दिया। अब जब संसाधन मिल रहे थे तो आकर्ष मना क्यों करता? उसने प्रभाकर की बात मान ली। गोलियों के निर्माण में 10 दिन का समय कब निकला पता ही नहीं चला। 10वें दिन उनको अपनी आंखों के सामने एक बड़ा सा शहर नजर आने लगा। यह शामगढ़ साम्राज्य की राजधानी थी। राजधानी में आने के बाद वरिष्ठ दशरथ वापस से अपने इंसानी रूप में आ गए और बाकी सब के साथ सीधा शाही महल के मुख्य द्वार की तरफ चल पड़े। मुख्य द्वार पर इस समय एक मध्य अवस्था का आदमी खड़ा था जो इन सब लोगों का स्वागत करने के लिए आया हुआ था। कैसे हो दिक्पाल? प्रभाकर ने उस मध्य अवस्था के आदमी से पूछा। बिल्कुल ठीक हूं। मुझे तो लगा था कि तुम अकेले आओगे, पर सोचा नहीं था कि तुम्हारे साथ कंचन और वरिष्ठ दशरथ भी आएंगे, उस मध्य अवस्था के आदमी ने वापस प्रभाकर को जवाब दिया। इसी के साथ उसने वरिष्ठ दशरथ और कंचन को भी प्रणाम किया। यह मेरा बेटा प्रशांत है, इसे तो तुम जानते ही होगे। यह मेरे बेटे का दोस्त आकर्ष है।
हाल फिलहाल में तुमने इसके बारे में भी सुना होगा। प्रभाकर ने प्रशांत और आकर्ष का परिचय दिक्पाल से करवाया। पहले तो दिक्पाल को कुछ याद नहीं आया, पर फिर अचानक से उन्हें याद आया कि उन्होंने आकर्ष नाम कहाँ पर सुना था। तो तुम हो आकर्ष, जिसको गंधर्वगढ़ की नई पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली योद्धा बताया जा रहा है? दिक्पाल ने पूछा। बिल्कुल, इसी वजह से तो यह हमारे साथ आया है, क्योंकि कोरवातक इसको चाहिए। प्रभाकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह कोरवातक इसको चाहिए? आप यह कहना चाहते हैं कि यह अभी सिर्फ महामंत्र मंडल के चौथे स्तर का योद्धा है? दिक्पाल ने चौंकते हुए पूछा। क्यों? जानकर आश्चर्य हुआ ना? अभी तो बहुत कुछ है जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है। मेरे साथ मुकाबला करो और मुझे हराओ। उसके बाद मैं इसके बारे में और भी कई दिलचस्प बातें तुम्हें बताऊंगा। अब की बार वरिष्ठ कंचन ने दिक्पाल से कहा। इस बीच प्रशांत ने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर आकर्ष को दिक्पाल के बारे में जानकारी थी। उसकी बातें सुनने के बाद आकर्ष को पता चला कि दिक्पाल असल में 10 साल पहले गंधर्वगढ़ में किसी काम से आया था और उस दौरान उसकी मुलाकात वरिष्ठ कंचन और प्रभाकर से हुई थी। वरिष्ठ कंचन और दिक्पाल के बीच उस समय एक मुकाबला भी हुआ था जिसमें कोई भी विजेता नहीं बना था। उसके बाद से ही दोनों एक दूसरे को हराने के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे। दिक्पाल बाकी सब बातें बाद में करेंगे, अभी काफी थके हुए हैं। हमारे रहने की व्यवस्था कहाँ पर की गई है? हमें वहां पर ले चलो। कुछ दिन आराम करने के बाद हम नीलामी में भाग लेंगे, प्रभाकर ने दिक्पाल से कहा। जिसके बाद दिक्पाल उन सभी को लेकर उनके लिए आरक्षित घर के बाहर आ गया। यह आप लोगों का घर है, आप लोग यहीं पर रहेंगे। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लीजिएगा, दिक्पाल ने कहा। इसके बाद उसने वरिष्ठ दशरथ को प्रणाम किया और वहां से रवाना हो गया। चलिए हम भी अंदर चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं, प्रभाकर ने कहा। पिताजी आप लोग आराम कीजिए, मैं और आकर्ष भाई थोड़ा बाजार घूमकर आते हैं। बुरा ना लगे तो क्या हम वरिष्ठ कंचन को भी अपने साथ ले जा सकते हैं? प्रशांत ने कहा। बाजार? तुम दक्षिणी भाग में जाने का तो नहीं सोच रहे ना? प्रभाकर ने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। आपको कैसे पता? प्रशांत ने वापस सवाल किया। वहां पर पत्थरों को काटकर संसाधन हासिल करने का खेल खेला जाता है। तुम्हारे चेहरे से ही साफ पता चल रहा है कि तुम्हें उस खेल में भाग लेना है, इसलिए तुम बाजार जा रहे हो, प्रभाकर ने कहा। आकर्ष, जो कि इतनी देर से चुप था, इस खेल के बारे में सुनकर उसे भी कुछ याद आने लगा। उसे याद था कि मृत्यु लोक में जब खदानों से बड़े पत्थर निकलते थे तो कुछ व्यापारी उनको खरीद लेते थे। इन पत्थरों के भीतर क्या होता था कोई भी नहीं जानता था। व्यापारी हर एक पत्थर की समान कीमत लेते थे। ग्राहक बाद में उन पत्थरों को कटवाता था और उसके भीतर से जो भी खनिज निकलता था वह ग्राहक का हो जाता था। कीमती खनिज निकला तो ग्राहक का फायदा और नहीं निकला तो व्यापारी का फायदा। प्रशांत भी अभी ऐसे ही एक खेल में भाग लेने का सोच रहा था। वहां पर कई प्रकार के लोग आते हैं। तुम्हारे स्वभाव को मैं जानता हूं। बेकार में किसी से कुछ भी कह दिया तो छोटी बात पर भी झगड़ा शुरू हो जाएगा। अभी हम शहर में आए हैं, इतनी जल्दी बेवजह की लड़ाई में क्यों पड़ना है? प्रभाकर ने प्रशांत को समझाते हुए कहा। रहने दो प्रभाकर, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने तो कभी कुछ किया ही नहीं। अब क्या मुझे अलग से बताना होगा कि जब हम इसकी उम्र के थे तो हमने क्या कुछ किया था? तुम्हारा चिंता करना स्वाभाविक है, इसलिए मैं उनके साथ जा रहा हूं। अब तो खुश? वरिष्ठ कंचन ने प्रशांत का पक्ष लेते हुए कहा। आप इसके साथ जा रहे हैं? अब तो सच में चिंता करने की जरूरत है। अब तक तो यह सिर्फ शरारत करने वाला था, पर अब लगता है कि जाकर सीधी लड़ाई ही करेगा, प्रभाकर ने गंभीर होते हुए कहा। तुम्हें तो हर एक चीज से ही समस्या होती है। ऐसा कुछ नहीं होगा।
हम बस थोड़े से संसाधन हासिल करेंगे और उसके बाद वापस लौट आएंगे। चलो अब मना करना बंद करो और थोड़े देवमणि और देव क्रिस्टल दे दो। बड़े संसाधन हासिल करने के लिए बड़ी कीमत देनी पड़ती है और मैं कंजूस नहीं हूं। मैं खुलकर देवमणि और देव क्रिस्टल इस्तेमाल करता हूं। वरिष्ठ कंचन ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कि प्रभाकर विरोध में कुछ बोलते, उन्होंने अपना हाथ आगे कर लिया और देवमणि मांगने लगे। इस स्थिति में प्रभाकर को भी कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें। हम सच में कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। वरिष्ठ कंचन हमारे साथ है, फिर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। अगर कुछ हुआ तो भी यह संभाल लेंगे। प्रशांत ने भी अब वापस अपने पिता से अनुमति मांगी। यह सब देखकर प्रभाकर वरिष्ठ दशरथ से मदद मांगने लगे, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने अपना चेहरा पहले ही दूसरी तरफ कर लिया था। उन्हें जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि वह लोग क्या करने वाले हैं। बस एक बार, उसके बाद फिर से देवमणि नहीं मिलेंगे। सोच समझकर इस्तेमाल करना और अगर इन्हें गवा दिया, तुम मुझसे दोबारा उम्मीद मत रखना। प्रभाकर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा और उसके बाद अपनी जादुई अंगूठी में से कुछ देवमणि और देव क्रिस्टल निकालकर प्रशांत व वरिष्ठ कंचन को दे दिए। देवमणि और देव क्रिस्टल मिलते ही प्रशांत और वरिष्ठ कंचन के चेहरे ऐसे खिल उठे मानो किसी छोटे बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो।